नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव विजयनगर गाज़ियाबाद से रसायन विज्ञान की कक्षा 12 की क्लास में अध्याय 5 पृष्ठ रसायन के व्याख्यान 3 में आपका स्वागत करती हूँ। व्याख्यान 2 में मैंने आपको लैंगम्यूर अधिशोषण, समतापी उत्प्रेरण के प्रकार, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया, कैसे इसका सिद्धांत है और एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में आपको बताया था। अब आगे के इस व्याख्यान में मैं आपको कोलाइड विलयन के प्रकार, कोलाइड विलयन की प्रावस्था, कोलाइड का वर्गीकरण, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी सॉल्व में अंतर, कोलाइड विलयन बनाने की विधियां बताऊंगी। पहले कि कोलाइड है क्या। कोलाइड होता क्या है? वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते, इसका मतलब है कि वो उसमें से निकल नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड। अगर अब स्टार्च या गोंद को जंतु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन में से पास करोगे तो वो उसमें से निकल नहीं पाएगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। कोलाइड विलयन को समझने से पहले हमें वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वास्तविक विलयन यानी हमारा ट्रू सॉल्यूशन, या जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ऐसा जिसमें विलेय और विलायक मिलते हैं, उससे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ यानी 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आप क्या करते हो? 1 नैनोमीटर से अगर कम है, जैसे चीनी को आप पानी में घोलोगे तो क्या करेगा? चीनी पूरी तरीके से क्या होती है? पानी में घुल जाती है। आप विलेय को अलग से देख नहीं सकते हो। कोलाइडन के पहले निलंबन में क्या होता है? इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जैसे कि आप बालू को पानी में डालोगे तो बालू अलग दिखती है और पानी अलग दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। इस कणों को आप आँख से देख सकते हो। बालू अलग दिखेगी आपको और पानी अलग दिखेगा। इनके बीच की जो प्रावस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब हम वर्गीकरण पे आते हैं। वर्गीकरण के पहले कोलाइडी विलयन की 2 प्रावस्था होती हैं। जैसे आपकी विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, उसी के समतुल्य आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? कोलाइडल कणों की प्रावस्था को, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडल कणों की प्रावस्था को हम क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। इसे हम विलेय के समान मान सकते हैं। परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। इसे हम विलायक के समान मान सकते हैं। अब आपके वर्गीकरण में 2 तरीके के आपके कोलाइडी विलयन होते हैं। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी सॉल्व यानी लायोफिलिक सॉल्व एंड लायोफोबिक सॉल्व। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग यानी द्रव स्नेही। लायोफिलिक लिक्विड हेटिंग का मतलब नफरत यानी विरोधी। अगर जल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं, जल योजित हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही। क्योंकि ये द्रव के साथ में मिल करके देखिए स्नेही सॉल्व कोलाइड के प्रक्षेपण माध्यम में विलोडित कर इन्हें आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे आप भूल लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला करके ये आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इन कणों पर बहुत कम शून्यावयवेश होता है क्योंकि ये जल योजित होते हैं, जल की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जो विरोधी सॉल्व होते हैं इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते। विशिष्ट विधियों के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जल योजित नहीं हो सकता है। इन कणों पर एक निश्चित या आपको धनात्मक या ऋणात्मक आवेश मिलेगा। अब
परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अंतः के आधार पर जो मैंने अभी आपको द्रव रागी यानी द्रव स्नेही, अब इसमें बताया गया है कि यदि कोलाइडल कणों को किसी भी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर ये पुनः अपना क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अगर ये आसानी से जलयोजित हो गए तो ये उत्क्रमणीय होते हैं। फिर से आप क्या करते हैं, घुलने के बाद इसकी प्रावस्था को फिर से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो द्रव जो स्नेही कोलाइड है वो आपके क्या होते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं, जैसे कि गोंद और स्टार्च। द्रव विरागी या द्रव विरोधी यानी जलयोजित नहीं होते हैं। अगर इसको आप कणों को किसी भी विधि से अलग कर दो, स्कंदित कर दिया जाए, तो इसमें परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर ये पुनः क्या होगी, अपना कोलाइडी विलयन क्या होगी, नहीं बनाएगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। उदाहरण धातु या आपका धातु सल्फाइड। परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की आधार पर पे आपके ये इसके वर्गीकरण या कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम इसे बताते हैं कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग है। जैसे अगर गैस है, कहीं पर भी आपका परिक्षेपण माध्यम अगर गैस है तो ऐसे कोलाइडल विलयन का जो विशिष्ट नाम होगा वो एरोसॉल होता है। जैसे कि आपकी डस्ट जिसे आप कहते हो, धूल, आंधी, सिगरेट का धुआं जो है, उसमें आपका परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और माध्यम क्या है, गैस है। अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो तो आपका क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव हो तो सॉल। जैसे स्वर्ण सॉल, रजत सॉल। सॉल मतलब गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल। परिक्षेपण माध्यम अगर ठोस है तो ठोस सॉल, जैसे आपका कांच है और मिश्र धातु। अब अगर आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो मैंने कहा था कि उसे हम क्या कहेंगे, एरोसॉल। जैसे आपका कोहरा, बादल। अगर परिक्षिप्त अवस्था द्रव है तो पायस या इमल्शन। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपका दोनों द्रव है तो दूध इसका एक उदाहरण है। और आपका परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो इसे जेल, आपका मलहम, कोलगेट, जेल, ये सब क्या हैं आपके इसके उदाहरण हैं। अगर आपकी परिक्षिप्त, ये देखिए आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था अगर आपकी गैस है, परिक्षेपण माध्यम भी गैस है, तो इसका कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन अगर द्रव है तो फोम, जैसे बियर का जो झाग होता है वो आपका क्या है, फोम, वो आपके इसका उदाहरण है। परिक्षेपण अगर आपका माध्यम ठोस है तो ठोस फोम। प्यूमिक स्टोन, जो आपके कलाकार स्टोन से कलाकारी करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, प्यूमिस स्टोन होती है। अब परिक्षेपण प्रावस्था व कणों के आधार पर इसे क्या करते हैं, हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। बहु आणविक कोलाइड। बहु मतलब अगर छोटे छोटे कणों को मिला करके आप बड़े कण बनाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, झुंड के रूप में हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु आणविक कोलाइड। इसमें कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। जैसे आपका सिल्वर सॉल और स्वर्ण सॉल, गोल्ड सॉल एंड सिल्वर सॉल। अब आते हैं वृहत आणविक कोलाइड। वृहत आणविक कोलाइड क्या होगा इसमें कि कोलाइडल कण आपके बहुलक के रूप में होते हैं। बहुलक मतलब आपका पॉलीमर, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या बहुत बड़े बड़े कण होते हैं और ये विलयन रूप में अधिक स्थायी होते हैं। जैसे आपका स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीथीन, जो भी ये आपके उदाहरण हैं, ये आपके वृहत आणविक यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं सहचारी या संगुणित। संगुणित मतलब एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड का मतलब ये है कि अगर इसकी सांद्रता को आप कम कर दो तो ये इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप इसकी उच्च सांद्रता पर जाओगे तो ये गोली पुंज बना लेता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। उदाहरण आपका सोडियम स्टेरेट जो साबुन होता है, C17H35 COONA, सोडियम स्टेरेट इसका उदाहरण है, जिसे हम मिसाइल कहते हैं, जो कि देखिए गोलीय पुंज क्या होता है, बना लेता है। अब हम आते हैं बनाने की विधियाँ कि हम कोलाइड को बनाते कैसे हैं। बनाने में आपको पता है कि जो आपका द्रव स्नेही या द्रव रागी है वो तो आसानी से जलयोजित होकर के बन जाता है, लेकिन द्रव विरागी बनाने की 2 मुख्य विधियाँ हैं। पहली आपकी क्या है, परिक्षेपण विधियाँ, दूसरी क्या है, संघनन विधियाँ। कोलाइडल विलयन बनाने के लिए विधि ये तब काम में लाई जाती है जब
परिक्षिप्त प्रावस्था में कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इस विधि में बड़े कणों को तोड़ करके विभाजित कर करके छोटे कणों में हम क्या करते हैं? बदलते हैं। इसकी मुख्य विधियाँ क्या हैं? यांत्रिक परिक्षेपण विधि, ब्राउन आर्क विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि और पेप्टीकरण। यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं? जिस पदार्थ का कोलाइडल विलयन तैयार करना है उसके बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं? पीस लेते हैं और ये बड़े कण कोलाइडल कणों में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इन कणों को जिस मशीन में पीसा जाता है उसे हम क्या करते हैं? कोलाइडल चक्की, या हम इसे क्या कहते हैं? कोलाइडल मिल। ऊपर से हम सस्पेंशन सॉल्ट डालते हैं और यहाँ से हम कोलाइडल कणों के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं और उस पर से सस्पेंशन हम क्या करते हैं? इम्प्योर सॉल्ट डालते हैं और यहाँ से जो आपका कोलाइड विलयन होता है वो आपका डिस्चार्ज सॉल्ट के साथ में निकल जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रैंड्रिक आर्क या विद्युत परिक्षेपण विधि की। इस विधि में धातुओं का कोलाइड विलयन तैयार किया जाता है और उसी धातुओं का यदि कोलाइड विलयन तैयार किया हो तो उसकी ये विधि उसके काम में आती है। विद्युत आर्क है या विद्युत आपकी परिक्षेपण है, तो हम क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं और उनके बीच में आर्क या चिंगारी कहते हैं उत्पन्न करते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स जो हम लेते हैं उन्हीं का इसके अंदर हम क्या भरते हैं? विलयन भरते हैं। बाद में हम यहाँ एक शीतलक लेते हैं जिसमें हम आपके डिस्पर्जन या परिक्षिप्त जो आपकी प्रावस्था होती है उसे हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो जैसे ही आर्क उत्पन्न होती है धातु अपनी वाष्प बना लेता है, उस वाष्प को हम ठंडा करके कोलाइडल विलयन क्या बनाते हैं? हम जिस धातु का तैयार कर लेते हैं, जिस धातु की छड़ होती है उसी का कोलाइडल विलयन तैयार होता है। अब पेप्टीकरण क्या होता है? किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में अगर विद्युत अपघट्ट को मिला दो तो कोलाइडल विलयन बन जाएगा। ताजा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, ये उदाहरण देखिए। फेरिक ऑक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में अगर आप फेरिक क्लोराइड डालते हो तो क्या होता है? आपका कोलाइडल तैयार होता है किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जो कि आपके लाल भूरे रंग का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण या पेप्टन विधि हम इसे कहेंगे। अब हम आते हैं संघनन विधि में। संघनन विधि में जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है तो संघनन विधि में यानी झुंड बनाकर इकट्ठा कर करके हम क्या करते हैं? कोलाइड विलयन बनाते हैं। संघनन में पहली क्या है? विलायक के विनिमय से। विलायक के विनिमय का मतलब हम ऐसा एक पदार्थ लें जो एक विलायक में तो विलय हो लेकिन दूसरे में ना हो, तो जब उस पदार्थ को मिश्रण में डालोगे तो विलयन प्राप्त हो गए। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? कोलाइडल विलयन। उदाहरण के लिए अगर आपका सल्फर देखो तो सल्फर अल्कोहल में तो विलय हो जाता है लेकिन जल में विलय नहीं होता है। ऐसे इससे हम क्या करते हैं? सल्फर सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन के जलीय विलयन और ब्रोमीन जल या नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करोगे तो सल्फर सॉल्ट प्राप्त होगा। ये उदाहरण देखिए कि H2S को जब आप ब्रोमीन के साथ डालोगे तो आपको क्या होगा? ये सल्फर सॉल्ट, ये देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा। अब हम आते हैं अपचयन। अपचयन विधि में हम क्या करते हैं कि हमें गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा कोलाइडल विलयन हम अपचयित करके तैयार करते हैं। अब क्या करते हैं? द्विक अपघटन द्वारा। द्विक अपघटन मतलब अकार्बनिक अघुलनशील लवणों के कोलाइडल विलयन जैसे आर्सेनिक, सल्फाइड, सिल्वर, हैलाइड आदि को द्विक अपघटन द्वारा हम ये क्या करते हैं? आर्सेनिक सल्फाइड का हमें क्या होता है? कोलाइडल सॉल्ट या कोलाइडल विलयन प्राप्त। अब हम इसके शोधन के बारे में आते हैं। शोधन के लिए पहली आपकी विधि है अपोहन, जो आपको लोग सुनते हो डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि कोलाइडल विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियों को जंतु झिल्ली में से विसरित क्या करते हैं। इसे हम अपोहन कहते हैं। ये जब हम झिल्ली लेते हैं, इस झिल्ली में क्या करते हैं? जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं और जो हमारा कोलाइडल विलयन है वो इस झिल्ली के अंदर ही रह जाता है। इसे हम कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। डायलिसिस मतलब गंदगी का झिल्ली के द्वारा बाहर निकलना। अब आते हैं विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन भी अपोहन की तरह ही है लेकिन
आपका क्या होता है, अगर आप झिल्ली के द्वारा शुद्धिकरण कर रहे हैं कोलाइड का, तो वो बहुत ही क्या है, समय लेता है। लेकिन अगर आप विद्युत अपोहन के माध्यम से करोगे तो वो थोड़ा कम समय लेगा। विद्युत अपोहन में आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रोड लोगे और उस पर क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट के जो आयन होंगे वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी से बाहर निकल जाते हैं, और क्या होता है, इस क्रिया में को विद्युत अपोहन कहते हैं। और इससे आपको क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। क्योंकि क्या होती है, जो आपकी अशुद्धियां हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएंगी और आपको कोलाइडल विलयन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है। तीसरे पे आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्चंदन। निस्चंदन आपका क्या होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन करते, जैसे हम नॉर्मली फिल्टर पेपर आपने देखा होगा जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, आपको लैब में मिलता है। उससे आप क्या होता है कि वो बहुत ही बड़े बड़े कणों को निकालता है। बड़े बड़े क्या, साधारण फिल्टर पेपर क्या करता है, का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसे हम क्या करें, कोलोइडियल विलयन में डुबा करके लें तो इसके छिद्रों का जो आकार होता है वो छोटा हो जाएगा। अगर छिद्रों का आकार अगर छोटा हो गया तो जो आपका कोलाइडल विलयन है उसका आकार क्या होता है, 1 से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है। तो अगर आप इस फिल्टर पेपर का जो आकार है वो छोटा कर दोगे तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ जो अशुद्धियाँ होंगी वो ही बाहर निकलेंगी, आपका कोलाइडल बाहर नहीं निकलेगा। और आपका कोलाइडल विलयन है क्या, अल्कोहल, ईथर तथा 4% नाइट्रो सेल्यूलोज के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोलोइडियल कहते हैं। इसमें से विद्युत अपघट की अशुद्धियाँ तो मैंने बताया ना विस्तृत हो जाएंगी, परंतु कोलाइडल विलयन का आकार बड़ा होने के कारण वो विस्तृत नहीं होगी। और इस विधि से हम इसका क्या करेंगे, शोधन कर लेंगे। शोधन मतलब क्या होगा कि हम अशुद्धियों को दूर कर दें और कोलाइडल को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लें। अब हम आते हैं कोलाइडल के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड की प्रॉपर्टी देखिए या गुण देखिए कि विषम प्रकृति के, विषम प्रकृति कहने का मतलब 2 माध्यम आपके हैं या 2 चरण, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। स्थिर प्रकृति, कोलाइडल विलयन काफ़ी स्थिर है। इसके कण गति की स्थिति में रहते हैं लेकिन कंटेनर के नीचे क्या होते हैं, बैठते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। क्षमता मतलब कि फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अगर आपका फिल्टर पेपर है, साधारण है, तो उससे नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या, हालांकि उन्हें विशेष फिल्टर द्वारा रखा जा सकता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्राफिलियर या चर्म पत्र कागज के रूप में हम उसे जाना जाता है। क्योंकि क्या होगा, कोलाइडल को आसानी से साधारण फिल्टर पेपर के माध्यम से पारित किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या होंगे, आकार में बड़े होंगे तो आराम से कर दिए। लेकिन अगर हम उसे कोलोइडियल कर ले तो फिर हम उसे नहीं कर सकते विसरित उसमें। फिर ये क्या है, अनुबंधित विशेषताएं। अनुबंधित मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, जो कि आपने विलयन में पढ़ी हुई है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूट, कि विलय के कितने कण मौजूद हैं, उस पर ये आपकी अनुबंधित जो प्रॉपर्टीज़ या विशेषताएं होती है वो निर्भर करती हैं। संबंधों के निर्माण के कारण जो आपकी कोलिगेटिव या अनुसंख्यक गुण है वो क्या है, वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब क्या होते हैं, कोलाइडल कणों के अपेक्षा उससे छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्व के लिए वास्तविक विलयन की तुलना में इनमें कणों की संख्या क्या होती, कम होती। कहने का मतलब जो इसकी अणुसंख्यक गुण है वो आपके विलयन की अपेक्षा कम होते हैं। अब हम आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति बच्चों क्या होती है कि टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जो कोलाइड के कण होते हैं जब वो इधर उधर तीव्रता से मूव करते हैं या गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं, और इस गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति कहते हैं। अब क्या है इसकी गुण, विद्युत कण संचालन। विद्युत कण संचालन क्या होता है कि इस विधि में कोलाइडल कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवाते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड्स आपके क्या होते हैं, एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है, और एक आपका क्या होता है, एनोड होता है।
ठीक है, हमने इस पे एक ले लिया कि आपका कोलाइडल विलयन इसमें भर दिया और यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा दी, और जो आपका परिक्षेपण जो प्रावस्था थी वो आपका क्या है, पानी है। तो जो आपका क्या होगा, कोलाइडल कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवा जाता है, जहाँ ये कण विद्युत उदासीन हो जाते हैं, और जब विद्युत उदासीन हो जाएंगे कोलाइडल विलयन के रूप में ये पेंदे पर इकट्ठा हो जाएंगे या स्कंदित हो जाएंगे, और इससे जो होगी, जो भी अशुद्धियाँ होंगी वो उसके विपरीत आवेशों की तरफ या चली जाएगी। अब विद्युत परासरण में क्या होता है, परासरण में हम हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कोलाइडल विलयन को स्थिर कर देते हैं हम। और बगल में देखिए हमने इसमें यहाँ पे आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली ली है, और यहाँ पे बीच में कोलाइडल सॉल या कोलाइडल विलयन लिया है। यहाँ पे हमने क्या डाला है, पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम क्या करते हैं कि कोलाइडल कणों को स्थिर कर दिया जाता है, और विद्युत बल लगाए जाने पर परिक्षेपण माध्यम के कर कोलाइडल कणों की गति करने से विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ये आपके क्या है, कोलाइडल है, और यहाँ पे आपने क्या लिया है, पानी लिया है। तो ये इसकी विपरीत दिशा में आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, पानी है, यहाँ पर भी पानी है। एक में पानी का स्तर कम होता जाएगा और एक में बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोलाइडल कणों की उस गति की विपरीत दिशा में आपके परिक्षेपण माध्यम के कण गति करने लग जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत परासरण, और इसके माध्यम से हम पेंदे में या आपके कोलाइडल कण को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें भी हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, एक आपका कैथोड होगा और एक आपका एनोड होगा, लेकिन हम इसमें विद्युत परासरण कहते हैं क्योंकि इसमें हम अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं, और इस झिल्ली के माध्यम से ही अपने कोलाइडल कणों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्योंकि हमने पानी लिया है, पानी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा, लेकिन आपका जो कोलाइडल विलयन है क्योंकि उसके कण के आकार बड़े होते हैं वो नहीं जा पाएंगे, और आपको पेंदे पर कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब हम आते हैं स्कंदन की तरफ। स्कंदन में क्या होता है कि किसी भी कोलाइड विलयन का अपने अवक्षेप में परिवर्तित कर लोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन या स्कंदन कहते हैं। अब स्कंदन कैसे होता है, इसकी विधियां देख ली हमने। क्या किया, अवक्षेप में हम क्या करते हैं, अवक्षेप में किसी कोलाइडल विलयन का अवक्षेप में अगर उसको परिवर्तित कर ले तो हमें स्कंदन कहते हैं। स्कंदन की पहली विधि है विद्युत कण संचालन, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि विपरीत आवेश क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम, कैथोड और एनोड लेते हैं, विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लग जाते हैं, और ये कण क्या होते हैं, विद्युत उदासीन हो जाते हैं। और जब विद्युत उदासीन हो जाएंगे तो कण जो होते हैं, कोलाइडल के कण, वो पेंदे पर इकट्ठे हो जाते हैं, या स्कंदित हो जाते हैं, या कोगुलेट हो जाते हैं, या अवक्षेप के रूप में आ जाते हैं। अब दो विपरीत आवेशित कोलाइडल कणों को मिला करके इस विधि में समान तथा विपरीत आवेश कोलाइडल विलयन को समान मात्रा पे आपस में मिलाया जाता है, जिससे कोलाइड क्या करते हैं, एक दूसरे के आवेश को नष्ट, अगर समान होंगे तो उस पर क्या होगा, वो एक दूसरे के आवेश को क्या कर लेंगे, नष्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों विलयन के कणों पर समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश है, जिससे कोलाइडल कण आवेश रहित हो जाते हैं, फिर से वो उदासीन हो जाएंगे और पेंदे पर क्या होंगे, स्कंदित रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप चित्र से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने दो ले लिया, कोगुलेंट या स्कंदन ऐड किया, और उसके बाद हमारे ये देखिए कि जो हमारे दो विपरीत क्या है, समान और विपरीत आवेशित कोलाइडल विलयन है, समान मात्रा में मिलाएंगे तो पेंदे पर हम क्या करेंगे, इसे एकत्रित कर लेंगे। अब हार्डी-सुलज़े का नियम। हार्डी-सुलज़े ने क्या कहा कि अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्ट मिला करके किसी कोलाइडल विलयन की अवक्षेपण क्रिया को हार्डी-सुलज़े ने बताया। इनका नियम क्या था कि आयनों की जो स्कंदन क्षमता है, जो कोगुलेशन होने की प्रॉपर्टी है, वो उसकी संयोजकता या क्या कहते हैं, आवेश के साथ में बढ़ाने के साथ में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, देखिए कि यदि आपका आर्सेनिक का सॉल है NaCl, BaCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्ट अलग अलग मिलाए जाएं तो इनके क्या होंगे, Na+ B8 और एल्युमिनियम पे 3+ आयन क्या करेंगे, ऋण आवेशित आर्सेनिक के सॉल को अवक्षेपित कर देंगे। हार्डी-सुलज़े के नियमानुसार अधिक संयोजकता वाला आयन अधिक स्कंदित करेगा। अब देखो इसमें अधिक संयोजकता वाला क्या है, आपका एल्युमिनियम है,
सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, उस पर चार्ज देखिए या आवेश या उसकी संयोजकता ज़्यादा है, तो अतः एल्युमिनियम बेरियम तथा सोडियम आयनों की स्कंदन क्षमता में एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू, या तुलना में बेरियम पर 2+ है और सोडियम पर 1+ है। तो इन आयनों से आर्सेनिक सल्फाइड के समान मात्रा में अवक्षेपण में NaCl LaCl की मात्रा का निम्नलिखित क्रम होगा। अब आपका पायस क्या है या इमल्शन क्या है, मैंने बताया था। अगर आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो वो क्या होता है, पायस होता है। दूध आपका क्या है, दोनों ही अवस्थाएं द्रव है या लिक्विड है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पायस। अब आपका हो सकता है तेल ऑब्लिक जल पायस, या O/W मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो वे पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तेल है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, O/W ऑयल इन वाटर। जैसे आपका दूध है W/O पायस, या जल अनुपात तेल। तो वे पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जल है, परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, W/O इमल्शन या पायस। जैसे मछली का तेल और मक्खन। अब पायस के उपयोग क्या है। पायस क्या करता है, साबुन की सांद्रता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। दूध क्या है, एक पायस है जो हमारा आहार है, विभिन्न दवाइयों रोगों के निदान में काम आता है। झाग प्लवन विधि में सल्फाइड आयोस का सांधन किया जाता है, इस विधि में पायस का निर्माण होता है। अब कोलाइड के उपयोग जल को सुरक्षित करने में, गंदे वस्त्र को स्वच्छ करने की क्रियाविधि में, फोटोग्राफी में, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। देखिए जैसे आपका सिल्वर सॉल है, वो किस में है, नेत्र संक्रमण उपचार में। एंटीमनी है, वो कालाजार उपचार में। एसेट है, चर्म रोग में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उदर में। और गोल्ड सॉल है, वो अंतःपेशी इंजेक्शन में उपयुक्त होता है। चर्म उद्योग में भी कोलाइडल विलयन का उपयोग किया जाता है। रबड़ उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। धूम्र के या धुएं के विद्युत अवक्षेप में भी इसका उपयोग होता है। अब ये पाठ आपका यही समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ के मुख्य व्याख्यान मैंने आपको समझा दिए हैं। ये कुछ गृह कार्य है आपका कि अतिसूक्ष्म फिल्टर क्या होते हैं, धात्विक सॉल का निर्माण प्रक्रम का नाम बताइए, क्या किसी सॉल को साधारण फिल्टर प्रत द्वारा छानकर शुद्ध किया जा सकता है। ये मैंने बताया था कि साधारण फिल्टर पेपर से हम शुद्ध नहीं कर सकते, यदि हम कोलोइडियल बनाएंगे उसके द्वारा हम इसे क्या करते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अब ब्राउनियन गति क्या है, टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, वो आपके टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। टिंडल प्रभाव में ये होता है कि जब हम वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में से प्रकाश को हम गुजारते हैं तो एक कोन के रूप में प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। ये वास्तविक विलयन में नहीं होता है, ये आपके कोलाइडल विलयन में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, या इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपका कमरा अंधेरा हो और एक छेद हो, उसमें से सूर्य का प्रकाश अगर आए तो आपको क्या, धूल के कण दिखाई देते हैं। ये प्रकीर्णन के कारण होता है। कौन सा गुण कोलाइडल कणों पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को दर्शाता है, ये यहीं पर ये आपका व्याख्यान समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।